Hello everyone. Hope you all are doing good. So the last class we were discussing the marathon of pre-stress concrete. आरसीसी हमारा कंप्लीट हो गया था, प्री स्ट्रेस स्टार्ट कर ली थी हमने. तो कंटिन्यू करेंगे प्री स्ट्रेस के अंदर. पहला मेथड हमने कर लिया था. द फर्स्ट अप्रोच वी हैव डन. स्ट्रेस कंसेप्ट कर रहे थे, उसी में थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, कंटिन्यू करेंगे उसी को. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. 7 days फ्री ट्रायल ऑफर फॉर गेट एंड ईएससी प्लस सब्सक्रिप्शन एज गेन ऑन. 7 day फ्री ट्रायल ऑफर दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है. लास्ट डे ऑफ द ऑफर इज 18 अक्टूबर. जो लास्ट डे ऑफर का वो 18 अक्टूबर है. यू कैन इनरोल इन दिस. 7 दिन के लिए पूरा गेट और ईएससी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल है आपके लिए. सो यू कैन गो फॉर दिस. आप इसको अवेल कर सकते हैं. देन फॉर पैरामाउंट प्रिपरेशन फॉर गेट लर्नर्स, न्यू ऑफरिंग फॉर गेट 23, 24 एंड 25 इज बीइंग प्रोवाइडेड. क्या प्रोवाइड की हुई है? आपको टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा. यू विल बी गेटिंग टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक. देन यू विल बी गेटिंग सेल्फ स्टडी वीडियोस. इंग्लिश के अंदर होंगे. देन सेल्फ स्टडी वीडियोस इंग्लिश के अंदर भी होंगे. तो इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल है. दिस इज फॉर गेट 23, 24 एंड 25. नेक्स्ट, नो कॉस्ट ईएमआई भी रोल आउट कर दी गई है. सो यू कैन अवेल दिस. आप इसको अवेल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए. यू कैन अवेल इट फॉर योर सब्सक्रिप्शन. देन जो भी कॉम्बैट के स्कॉलरशिप विनर थे, वो इनरोल कर ली हैं किसी न किसी बैच के अंदर. अगर आपको भी स्कॉलरशिप मिली है, आप भी इनरोल कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो इनरोल इन द बैच. देन फॉर गेट 2023 वी आर लॉन्चिंग विद न्यू बैच. नया बैच लॉन्च कर रहे हैं. 14 अक्टूबर को हमने लॉन्च किया नया बैच. वी स्टार्ट विद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया. ये इंग्लिश ओनली बैच है. इट इज़ इंग्लिश ओनली बैच. देन गेट 24 के लिए भी हमने बैच लॉन्च किया है. 14 अक्टूबर को हमने नया कोर्स स्टार्ट किया है. द नेक्स्ट कोर्स विच इज स्टार्टेड इज FMN OCF. Next, gate is less than 6 months away. So if you want to enhance your preparation, you can go for the iconic subscription at a minimal cost. आप iconic subscription avail कर सकते हैं minimal cost के लिए. क्लियर है? तो ये अब हम उठाते हैं वो पॉइंट जहां पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी. मेरे ख्याल से स्ट्रेस कंसेप्ट भी हो गया था. एडवांटेजेस भी हो गए थे, अजम्पशंस भी हो गई थी. स्ट्रेस कंसेप्ट निकाल लिया था हमने. प्रॉब्लम्स भी कराए थे कुछ मैंने. इक्वलेंट एरिया की भी बात करी थी. अच्छा, हाँ, ये मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट था हमारा डिस्कशन का. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना. क्रॉस वेरीफाई कर देना. ये मेरे ख्याल से लास्ट प्रॉब्लम थी, सॉल्व करके दी थी मैंने आपको. दिस आई हैव सॉल्व्ड. यही था. चलो. सो हम बात करते हैं स्ट्रेस कंसेप्ट की. तो स्ट्रेस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी मीन इन स्ट्रेस कंसेप्ट? इन स्ट्रेस कंसेप्ट वी फाइंड द स्ट्रेसेस. स्ट्रेस कंसेप्ट में हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं इन द एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ द मेंबर. जो एक्सट्रीम फाइबर्स है मेंबर के, किसकी वजह से? एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से. पिछली वाली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो हम कॉन्सेंट्रिकली अप्लाई करें तो इतना एडवांटेज नहीं मिलता जितना आप उसको असेंट्रिक यानी असेंट्रिसिटी पे प्रोवाइड करो. अगर आप असेंट्रिसिटी पे प्रोवाइड करोगे तो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा एक्सटेंड तक काउंटरएक्ट भी हो जाएगा, या प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स विल रिड्यूस. क्लियर है? तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. तो अब क्या बोल रहे हैं?
एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। अब अलग अलग स्टेज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग के लिए हम एनालिसिस करेंगे हमारे स्ट्रेस की। क्लियर है चीज? चलो अब एनालिसिस करते हैं, विल डू द एनालिसिस। द एनालिसिस ऑफ द प्री स्ट्रेस बीम इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। ये जो एनालिसिस होती है प्री स्ट्रेस बीम की, इसको हम कैरी आउट करते हैं 2 स्टेज के अंदर। पहला, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन द कंक्रीट, जिस समय पे हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफर हो रहा है कंक्रीट के अंदर। दूसरा, एट द सर्विस लोड कंडीशन। सर्विस लोड कंडीशन का मतलब होता है जिस समय लाइव लोड अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला, जिस समय प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, जब हमारा जो मेंबर है वो तो किसके ऊपर है, बेड के ऊपर है। जब हमारा मेंबर किसके ऊपर प्रेजेंट है, बेड के ऊपर प्रेजेंट है। बेड क्या मतलब, जो इसको हम बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग बेड, जिसके ऊपर बैठ के, जिसके ऊपर बैठ के बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर रख के प्री स्ट्रेसिंग की जाती है। तो 2 स्टेजेस में हम एनालिसिस करते हैं इसका, एट द ट्रांसफर ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, दूसरा एट द सर्विस लोड कंडीशन। अब एक एक करके 2 केस उठाते हैं। पहला, इन केस ऑफ प्री टेंशन मेंबर, अगर हम प्री टेंशन मेंबर की बात करें एट ट्रांसफर स्टेज, वी डू नॉट कंसिडर द डेड लोड। प्री टेंशन मेंबर में ट्रांसफर स्टेज पे हम डेड लोड कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेंबर है वो अभी भी कहाँ रखा हुआ है, वो प्री स्ट्रेसिंग बेड के ऊपर ही रखा हुआ है। तो आप सिर्फ क्या कंसिडर करोगे, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को कंसिडर करोगे। पर अगर पोस्ट टेंशन मेंबर है, डेड लोड और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स विदाउट लॉसेस दोनों कंसिडर किए जाएंगे एट ट्रांसफर स्टेज। क्लियर है चीज? तो प्री टेंशन मेंबर में ट्रांसफर स्टेज के टाइम पे डेड लोड कंसीडर नहीं होगा, पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर ट्रांसफर स्टेज पे डेड लोड कंसीडर होगा। विल कंसीडर द डेड लोड आल्सो। चले, चलो इसके लिए आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना के दिखा रखा है। इसके लिए आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना के दिखा रखा है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज बीइंग शोन टू यू, तो उसकी भी एनालिसिस कर सकते हो। देखो, ये मेरा सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा हुआ है एट अ पर्टिकुलर एसेंट्रिसिटी, डिस्कस किया था अभी। पर्टिकुलर एसेंट्रिसिटी पे लगाओगे तो आपको जो स्ट्रेस इंड्यूस हुए एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से वो ज़्यादा एक्सटेंट तक ओवरकम हो जाएंगे। दूसरा, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और दूसरा हमारा मोमेंट ड्यू टू डेड लोड है, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो कहाँ पर, सीजी पे। सीजी पे ट्रांसफर किया, इसकी वजह से मोमेंट भी इंड्यूस करा दिया, पीई, और साथ में मोमेंट ड्यू टू डेड लोड तो है ही, साथ में मोमेंट ड्यू टू डेड लोड तो है ही, तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड आ गया। क्लियर है? चलो अब कौन कौन से स्ट्रेस आएंगे, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस, तो एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, सो इट इज इक्वल टू पी बाई ए। देन बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें, बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बिकॉज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन, डेड लोड की वजह से न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन। अगर हम क्या करें, आइडियल स्ट्रेस डायग्राम बनाए, पहली चीज ध्यान रखना, अगर मैंने मोमेंट ड्यू टू डेड लोड कंसीडर किया हुआ है, इसका मतलब ये पोस्ट टेंशन मेंबर है, क्योंकि ट्रांसफर स्टेज पे पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर ही डेड लोड कंसीडर करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो अगर मैं तीनों का स्ट्रेस ऐड कर दूं, इन तीनों एक्शन की वजह से स्ट्रेसेस को ऐड कर दूं, ट्रांसफर स्टेज पे पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर हमारा आइडियल स्ट्रेस डायग्राम ये निकल के आता है, टॉप पे जीरो, बॉटम पे कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कंप्रेशन टेंशन को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो बॉटम पे क्या निकल के आ रही है, चलो अब हम बात करें सर्विस लोड कंडीशन पे। अगर हम बात करें सर्विस लोड कंडीशन पे, सर्विस लोड कंडीशन पे तो क्या होगा, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से तो आएगा ही आएगा, डेड लोड और लाइव लोड की वजह से भी क्या आ जाएगी, स्ट्रेसेस आ जाएंगी। सो एट सर्विस लोड कंडीशन वेरियस फोर्सेस कंसिडर्ड आर डेड लोड, लाइव लोड, और जो प्री स्ट्रेस फोर्स कंसिडर करोगे वो आफ्टर लॉसेस कंसिडर करोगे, बोथ इन प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन मेंबर। क्लियर चीज?
both in pre-tension and post-tension member. तो स्ट्रेसेस एनालाइज कर लेते हैं. प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ये P, सेंट्रिसिटी E पे लग रहा है, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड, टू बी मोर प्रिसाइज ईटा P. इसको मैंने ट्रांसफर किया न्यूट्रल एक्सिस पे. फोर्स है हमारा ईटा PE. देन ईटा PE की वजह से मोमेंट, फोर्स है हमारा ईटा P. मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड लगी हुई है. अब स्ट्रेसेस देखते हैं कौन कौन से हैं. पहला स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस, लोड डिवाइड बाय एरिया. तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा P डिवाइड बाय एरिया. तो लोड डिवाइड बाय एरिया. चलो, जो हमारा ईटा PE मोमेंट है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन. मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन. तो ये कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है, दिस इज कंप्रेसिव, देन दिस इज टेंसाइल. ये हमारा टेंसाइल है. सो दिस इज टेंसाइल. तो अगर मैं आइडियल स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, अगर मैं आइडियल स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं एट सर्विस स्टेज, द आइडियल स्ट्रेस डायग्राम एट सर्विस स्टेज इज, टॉप पे हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल रही है, बॉटम पे टेंशन जीरो मिल रही है. एट द बॉटम टेंशन इज जीरो. तो पिछले वाले केस में ट्रांसफर स्टेज पे आइडियल स्ट्रेस डायग्राम का है, ऊपर जीरो स्ट्रेस, नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेस. फिर अगर हम बात करें सर्विस लोड कंडीशन की, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे जीरो स्ट्रेस. अच्छा, इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस करिए. देयर इज वन मोर टर्म विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस, लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग. लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग. अब क्या है लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग? Load factor against cracking is defined as the ratio of, load factor against cracking is defined as the ratio of load that will cause cracking to the load acting at the present. So load factor against cracking is defined as the ratio of what? Load that will cause the cracking to the load which is acting at the present. जो लोड अभी लग रहा है और जो लोड क्रैकिंग कराएगा, जो लोड क्रैकिंग कराएगा, इन दोनों लोड का रेशो क्या कहलाता है? लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग कहलाता है. क्लियर है चीज? इसको हम लोड फैक्टर बोलते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज लोड फैक्टर. क्लियर है पूरी कहानी? नोट कर लो फटाफट.
क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये तो हमारी एनालिसिस हुई अलग अलग स्टेज ऑफ लोडिंग पे। अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम की, कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम की डिजाइनिंग कैसे होती है, हाउ वी डिजाइन इट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डिजाइनिंग ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम मींस डिटरमिनेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। आपको उसका क्रॉस सेक्शन निकालना है, यानी बी और डी निकालना है। क्लियर है? दूसरा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स निकालना है। तीसरा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की एसेंट्रिसिटी निकालनी है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की एसेंट्रिसिटी निकालनी है किस लिए? ताकि आपके सेक्शन के अंदर जो स्ट्रेसेस है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर आ जाए, ताकि आपके सेक्शन के अंदर जो स्ट्रेसेस है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर आ जाए। क्लियर है? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन इज एफ टी, तो बॉटम पे स्ट्रेस है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, उसकी परमिसिबल वैल्यू है एफ टी। इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज एफ सी, कंप्रेशन में मेरी परमिसिबल स्ट्रेस एफ सी है, टेंशन में मेरी परमिसिबल स्ट्रेस एफ टी है, देन उस सिचुएशन में हम एनालिसिस करते हैं। अब कैसे एनालिसिस करें, देखो ट्रांसफर स्टेज की बात चल रही है, पोस्ट टेंशन मेंबर है हमारा, पोस्ट टेंशन मेंबर इज देयर, तो पोस्ट टेंशन मेंबर है, आप डेड लोड की वजह से भी मोमेंट कंसीडर करोगे और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से भी कंसीडर करोगे। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है पी, एसेंट्रिसिटी ई, मोमेंट इनटू डेड लोड दिया हुआ है। तो ट्रांसफर स्टेज पे आइडल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है हमारी, ट्रांसफर स्टेज पे आइडल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है हमारी, बता रखिए पीछे देखो, ट्रांसफर स्टेज पे आइडल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, दिस इज द आइडल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट द ट्रांसफर स्टेज। टॉप पे स्ट्रेस जीरो, बॉटम पे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो टॉप पे स्ट्रेस जीरो, बॉटम पे हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये क्या दे रखा है आपको, व्हाट दिस वैल्यू इज गिवन टू यू, ये वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ये आपको परमिसिबल वैल्यू दी हुई है स्ट्रेसेस की टेंशन में और कंप्रेशन में। दिस इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द स्ट्रेसेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो भैया इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन लिखो, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस है पी बाय, तो पी बाय ए, तो पी बाय ए, फिर टॉप पे क्या मिलेगी आपको, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस, तो माइनस पी बाय जेड टी, डेड लोड की वजह से कंप्रेशन। अब क्योंकि टॉप पे हमारा टेंशन है, टॉप पे हमारा टेंशन, तो माइनस साइन लगाया, टेंशन को नेगेटिव बोला था, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मैं बॉटम की बात करूँ, कहाँ गया, बॉटम की बात करूँ, बॉटम पे एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, देन प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आया कंप्रेसिव आया, डेड लोड की वजह से नेगेटिव यानी टेंसाइल स्ट्रेस आई, दोनों का या तीनों का क्यूमुलेटिव क्या है, कंप्रेसिव है। ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है हमारी परमिसिबल वैल्यू से कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन द परमिसिबल वैल्यू, तो लेस देन एफसी कर लिया। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं सर्विस स्टेज की। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सर्विस स्टेज। सर्विस स्टेज पे हमारा आइडियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है, टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे जीरो स्ट्रेस। सर्विस स्टेज पे आपको क्या मिलेगी, प्री स्ट्रेस फोर्स मिलेगी आफ्टर लॉसेस, डेड लोड लाइव लोड भी होगा, और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एसेंट्रिसिटी पे है। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन टॉप पे एफ सी है, बॉटम पे टेंशन है, तो एफ टी दे रखा है आपको, एट द बॉटम इट इज गिवन टू बी एफ टी। देखिए स्ट्रेस इक्वेशन, चलो स्ट्रेस इक्वेशन टॉप पे एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ईटा पी बाय ए, फिर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से टॉप पे क्या आएगा, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से टॉप पे आएगी टेंशन, टॉप पे आगे टेंशन ईटा पी बाय जेड टी,
डेड लोड लाइव लोड की वजह से टॉप पे क्या आएगा, कंप्रेशन। डेड लोड लाइव लोड की वजह से टॉप पे आया कंप्रेशन। सबको जोड़ा कलेक्टिवली, ये परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से कम आना चाहिए। बॉटम पे सारी चीजें जस्ट उल्टी हो जाएंगी, सिर्फ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो प्री स्ट्रेसिंग की वजह से कंप्रेशन, डेड लोड लाइव लोड की वजह से टेंशन, ये हमारे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। तो अब मेरी चार इक्वेशन बन गई है, चार इक्वेशन बन गई है। एक मेरी सर्विस स्टेज है, ट्रांसफर स्टेज है। ट्रांसफर स्टेज की दो इक्वेशंस 1 and 2, सर्विस स्टेज की दो इक्वेशन 1 and 2, चार इक्वेशन आ गई है। चारों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इफ आई सॉल्व ऑल दी फोर इक्वेशंस, इफ आई सॉल्व ऑल दी फोर इक्वेशंस, अगर मैं चारों इक्वेशंस को सॉल्व करूं, व्हाट आई कैन कैलकुलेट, आई कैन कैलकुलेट दी सेक्शन मॉडुलस फॉर द टॉप फाइबर, सेक्शन मॉडुलस फॉर द बॉटम फाइबर। तो ZT और ZB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ZT एंड ZB। नोट कर लो इक्वेशन, ये डायरेक्टली इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप इक्वेशन 4 और 2 को एनालाइज करोगे, आपको ZT और ZB मिल जाएगा। ZT मतलब सेक्शन मॉडुलस टॉप के लिए, सेक्शन मॉडुलस बॉटम के लिए। So from equation 5 and 6, what do we get? We can obtain the cross section size of the beam. अब दोनों में से क्रॉस सेक्शन साइज निकल के आएगी, जो भी वैल्यू हायर होगी उसको अडॉप्ट कर लेंगे। Whatever value is higher, that will be adopted. जो भी वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। Now for calculation of the pre-stressing force and eccentricity, all four equations can be used. चारों इक्वेशन यूज की जाएंगी। However, जहां से भी P और E की ज्यादा वैल्यू निकल के आएगी उसको हम यूज कर लेंगे। जहां से भी P और V की वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी हम उसको यूज कर लेंगे, विल बी यूजिंग दैट। क्लियर है? चलो, तो ये तो हमारी डिजाइनिंग हो गई। सो यार डिजाइनिंग इज कंप्लीटेड। सो डिजाइनिंग इज कंप्लीटेड, इसका मतलब पहला हमारा स्ट्रेस कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया, और स्ट्रेस कंसेप्ट इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ विल एंटर इनटू अनदर कंसेप्ट। अब हम एंटर कर जाएंगे दूसरे कंसेप्ट के अंदर। अभी तक हम बात कर रहे थे स्ट्रेस कंसेप्ट की, सो टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस कंसेप्ट। अब दूसरा है हमारा लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। द सेकंड ऑफ द कंसेप्ट व्हिच इज अवेलेबल दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इज टर्म्ड एज व्हाट, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। नाम में लिखा हुआ है लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में कहीं ना कहीं पे हम लोड को बैलेंस कर रहे होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है,
this concept, somewhere or the other we'll be balancing the load. Thereby technically it is termed as what? Load balancing concept. कैसे, जरा चेक करना, जरा चेक कर रहे हैं इस लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट को. लेट सपोज ये मेरा सेक्शन है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी है, एसेंट्रिसिटी ई है, मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड दिया हुआ है. प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट किया और इसकी वजह से जो मूवमेंट आ रहा है उसको हमने एडिशनली इंड्यूस करा दिया. जो स्ट्रेस निकल के आया टॉप फाइबर पे सिग्मा ए विल बी इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस पी बाय, डायरेक्ट स्ट्रेस पी बाय. जो मोमेंट है आपका एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, डेड लोड लाइव लोड की वजह से कंप्रेसिव है, तो प्लस एम बाय जेड. और जो मोमेंट है आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से वो क्या है, टॉप पे टेंसाइल है तो घटा दिया, माइनस पी ई बाय जेड. क्लियर चीज, रिपीट करना है इस पर कुछ भी नहीं रिपीट करना. अब जो मोमेंट है हमारा, जो हमारा मोमेंट है एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से और जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से, इन दोनों को हमने क्लब किया. सो इट इज बीइंग क्लब्ड, क्लब कर दिया. क्लब करके रिजल्टेंट मूवमेंट क्या है, एम माइनस पी ई. एम माइनस पी ई को यहाँ पे क्या लिख दिया गया, एम डैश लिख दिया गया. सो एम माइनस पी ई को मैंने क्या बोल दिया, एम डैश बोल दिया. उसी तरीके लिए बॉटम फाइबर पे मैंने स्ट्रेस निकाला, रिजल्टेंट डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव, डेड लोड लाइव लोड की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस, और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस. जोड़ा तीनों को जोड़ के जो m माइनस पी ई है, जो m माइनस पी ई है उसको मैंने m डैश ही यूज कर रखा है, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज m डैश ओनली. तो ये मैंने आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल के दिए टॉप पे और बॉटम पे. तो इसका मतलब पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करके दिए मैंने आपको पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे. क्लियर है चीज. तो पॉइंट ए पॉइंट बी पे हमने रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं. In load balancing concept, eccentricity of the cable profile is converted to an external loading. चेक करो, जो कहा सॉरी प्रीवियस पेज पे जाना था. तो जो eccentricity है हमारे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर, एम डैश बोल दिया ना आपने. एंड देन दी स्ट्रेसेस आर कैलकुलेटेड ड्यू टू दी कॉन्सेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. तो जो लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट है, इसमें जो एसेंट्रिसिटी है उसको तो आप कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर, और स्ट्रेसेस कैलकुलेट करोगे ड्यू टू द कॉन्सेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड इक्विवेलेंट मोमेंट. हमारा इक्विवेलेंट मोमेंट क्या था, m डैश था. our equivalent moment was m dash. Now the curved profile or the bent profile of the cable leads to the external loading. Parabolic cable profile exerts UDL. जो पैराबोलिक केबल प्रोफाइल है वो एक्सर्ट क्या करती है, यूडीएल करती है. एंड शार्प एंगल इन द केबल एक्सर्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड लोड. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग इट. जो कर्व्ड प्रोफाइल है या जो बेंट प्रोफाइल है हमारे केबल की ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग, इट लीड्स टू व्हाट, जो कर्व्ड प्रोफाइल है बेंट प्रोफाइल ऑफ द केबल ऑफ द एक्सटर्नल लोडिंग या जो पैराबोलिक केबल प्रोफाइल है, इट एक्सर्ट्स यूडीएल, ये यूडीएल एक्सर्ट करती है. एंड द शार्प एंगल इन द केबल एक्सर्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड लोड. अगर आपके शार्प एंगल है केबल के अंदर, ये तो क्या एक्सर्ट करेगी, कॉन्सेंट्रेटेड लोड. और अगर आपकी कर्व्ड प्रोफाइल है, पैराबोलिक प्रोफाइल है, वो क्या एक्सर्ट करेगी, यूडीएल एक्सर्ट करेगी. इट विल एक्सर्ट द यूडीएल. तो इसमें हम जो एसेंट्रिसिटी है हमारे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर. इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एक्सटर्नल लोडिंग. क्लियर है. Next point of reference. Now the various types of cable profile and the equivalent loading are as shown. हमारी अलग अलग टाइप की केबल प्रोफाइल और जो इक्विवेलेंट लोडिंग है वो आपको यहाँ पे दिखा रखी है. इसको मैंने बताने के लिए साइड में किया, इसको चेक करो. पहला केस है हमारा लीनियर केबल प्रोफाइल है. तो लीनियर केबल प्रोफाइल दिख रही है आपको. सो लीनियर केबल प्रोफाइल इज बीइंग शोन टू यू. तो लीनियर केबल प्रोफाइल, इसकी वजह से कौन सी लोडिंग आएगी उसको चेक कर लेते हैं. बिकॉज ऑफ विच what loading will be induced, that can be referred pre-stressing force P. तो pre-stressing force P अपवर्ड डायरेक्शन में P sin थीटा P sin थीटा. तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 2P sin थीटा आ गया. तो आप क्या करोगे, जो एसेंट्रिसिटी है उसको तो रिजॉल्व करके आपने एक्सटर्नल मोमेंट में कन्वर्ट कर दिया या एक्सटर्नल लोडिंग में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कहाँ लगा दिया, सेंटर पे लगा दिया. प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ओनली. तो ये मेरा पहला केस बन गया. आगे कैलकुलेशन भी करके दी हुई है. कैलकुलेशन इज ऑल्सो बीइंग गिवन टू यू.
टेन थीटा की वैल्यू निकाल के दी हुई है देखो। तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है परपेंडिकुलर बाय बेस ई अपॉन एल बाय टू, सो टू ई बाय एल। अगर थीटा की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू टू ई बाय एल, जो टू ई बाय एल के बराबर है। तो आप थीटा की वैल्यू कितनी डाल सकते हो यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू टू ई बाय एल, यानी रिजल्टेंट क्या हुआ टू पी इंटू टू ई बाय एल, यानी जो आपके प्रोफाइल की एसेंट्रिसिटी थी उसको आपने एक्सटर्नल लोड में कन्वर्ट कर लिया, और वो एक्सटर्नल लोड कितना है 4 पी ई बाय एल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपका एफ माइनस 4 पी ई बाय एल, खत्म कहानी। अभी दोनों जगह मैंने एसेंट्रिसिटी सेम दिखाई दी आपको, आइदर ऑफ द केस द एसेंट्रिसिटी वाज सेम। एसेंट्रिसिटी वेरी भी कर सकती है, कैसे वेरी कर सकती है चेक करो, द एसेंट्रिसिटी कैन वेरी आल्सो। ये हमारा दूसरा केस बन गया, दिस इज हमारा सेकंड केस। एसेंट्रिसिटी वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है, ये ई है और ये ई वन है, दिस इज ई वन, दिस इज ई वन। तो सेम यही कहानी, टोटल एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी हमारी ई प्लस ई वन हो जाएगी, कि टोटल एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ई प्लस ई वन। तो इसकी वजह से एक्सटर्नल लोड कितना आ जाएगा हमारा 4p ई प्लस ई वन बाय एल, दिस इज द टोटल लोडिंग। सो 4p ई प्लस ई वन बाय एल, ये टोटल लोड है निकल के आ जाएगा। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगेगा कहाँ पर, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा होगा एट द एसेंट्रिसिटी ऑफ ई वन। इसको आप जब इसको आप जब न्यूट्रल एक्सिस पे लेके आओगे या सीजी पे लेके आओगे, उसके बाद आपको एडिशनल मोमेंट भी जोड़ना पड़ेगा इसका, यू हैव टू क्लब द एडिशनल मोमेंट आल्सो। जोड़ देंगे एडिशनल मोमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, चले आगे। नोटेड, चलो नोटेड, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री चेक करते हैं। केस नंबर थ्री चेक किया, इस बार हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स सेंटर पे लग रहा है, उसकी वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा। पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ डेवलप होगा, एक्सटर्नल फोर्स डेवलप होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द एजेस, सो द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द एजेस। हाउएवर थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर ई बाय ए, तो ई बाय ए, तो साइन थीटा की वैल्यू ई बाय ए है, तो पी साइन थीटा कितना हो जाएगा पी ई बाय ए। तो दो फोर्स आ जाएंगे हमारे पी ई बाय ए, पी ई बाय ए के, तो ये दो फोर्सेज आ जाएंगे पी ई बाय ए और यहाँ पे पी ई बाय ए, तो ये एक्सटर्नल लोड आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने जो एसेंट्रिसिटी है प्रोफाइल की उसको कन्वर्ट कर दिया एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर।
क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी पैराबोलिक प्रोफाइल। पैराबोलिक प्रोफाइल, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफर होगा सेंटर पे, पर इसकी वजह से जो यूडीएल लगेगा अपवर डायरेक्शन के अंदर, इट इज इक्वल टू पीई बाय एल स्क्वायर इनटू 8, सो 8 पीई बाय एल स्क्वायर। इसको भी डिराइव कर सकते हैं, इट कैन बी डिराइव्ड लाइक दिस ओनली, so can be derived by this way only. ये वाइट बैकग्राउंड से चश्मे में आता है, चश्मा अगर उतार के देखें तो क्लियर है। तो ये लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट की कहानी निकल के आ गई। लास्ट केस, लास्ट केस, लास्ट केस, लास्ट केस सेज व्हाट, लास्ट केस बोल रहा है कि पैराबोलिक प्रोफाइल है पर सेंट्रिसिटी वेरी कर रही है, सेंटर पे अलग है और हमारे एजेस पे अलग है। तो सेंटर पे सेंट्रिसिटी अलग है और एजेस पे सेंट्रिसिटी अलग है। सेंटर पे ई है, एजेस पे ई वन है, टोटल सेंट्रिसिटी 8p E1 प्लस E2 बाय, या E प्लस E1 बाय एल स्क्वायर। ये हमारी एसेंट्रिसिटी निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब आपने केबल प्रोफाइल की जो एसेंट्रिसिटी है उसको कन्वर्ट कर दिया एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर, और केबल को अप्लाई कर दिया आपने सेंटर पे, तो वो कॉन्सेंट्रिक हो गई हमारी, दैट बिकम्स कॉन्सेंट्रिक। नाउ जस्टिफिकेशन ऑफ द पैराबोलिक प्रोफाइल इज व्हाट, क्यों हम पैराबोलिक प्रोफाइल फॉलो करते हैं? हम पैराबोलिक प्रोफाइल इसलिए प्रेफर करते हैं या फॉलो करते हैं, रीजन बीइंग this parabolic cable profile actually acts like a cable in suspension bridge, which has a property that at every point on it bending moment is zero. तो हम पैराबोलिक प्रोफाइल इसलिए प्रेफर करते हैं प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट के अंदर क्योंकि ये बिहेव करती है सस्पेंशन ब्रिज की तरह, ये बिहेव करती है सस्पेंशन ब्रिज की तरह, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट एट एवरी पॉइंट ऑन इट बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। इसके हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी है, जीरो है। क्लियर है चीज? क्लियर है। चलो, नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्रोफाइल इज आल्सो गिवन टू यू। आपको प्रोफाइल की इक्वेशन भी दे रखी है और स्लोप भी दे रखा है हर एक पॉइंट के ऊपर। तो इसमें तो मेरे को स्लोप लिखा हुआ है, मैं आपको इक्वेशन भी दे सकता हूँ प्रोफाइल की, आई कैन गिव द इक्वेशन ऑफ द प्रोफाइल ऑल्सो। तो अगर आप पैराबोलिक प्रोफाइल की इक्वेशन लोगे, पैराबोलिक प्रोफाइल की इक्वेशन क्या निकल के आती है, पैराबोलिक प्रोफाइल की इक्वेशन निकल के आती है 4e, सो 4e x into l minus x by l square, दिस इज द इक्वेशन। तो ये जो हमारी प्रोफाइल है इसकी इक्वेशन है ये। तो इक्विवेलेंट लोडिंग में बता रखी है, स्लोप भी दे रखी है आपको हर एक पॉइंट पे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, हर एक पॉइंट पे स्लोप निकल के आ जाएगी। तो आपको बेसिकली बस ध्यान ये रखना है कि लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट के अंदर आपके जो केबल प्रोफाइल की एसेंट्रिसिटी है वो कन्वर्ट कर दोगे आप इक्विवेलेंट लोडिंग के अंदर या एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर, और उस प्री स्ट्रेसिंग केबल को अप्लाई कर दोगे सेंटर पे, और उसकी वजह से अब आप स्ट्रेस की कैलकुलेशन करोगे।
Now you'll calculate the stress due to that only. Clear है? नोट कर लो फटाफट. नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? केबल प्रोफाइल शेल बी सेम एज द बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल. आपकी जो केबल प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपके बेंडिंग मोमेंट की प्रोफाइल है. वाई? टू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. टू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ योर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. जैसी आपकी केबल प्रोफाइल है वैसी ही आपकी बेंडिंग मोमेंट की प्रोफाइल होनी चाहिए. क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. The cable profile that exactly balance the dead load and live load is called concordant profile. सवाल मिलेगा इसके ऊपर. वो केबल प्रोफाइल जो एग्जैक्टली बैलेंस कर दे डेड लोड और लाइव लोड को, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कॉनकोर्डेंट प्रोफाइल. कॉनकोर्डेंट प्रोफाइल में आपको एम डैश यानी जो अफेक्टिव मूवमेंट है वो जीरो मिलेगा. कहने का मतलब है एम माइनस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. एम माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. Due to concordant cable profile, the entire beam is subjected to direct normal compressive stress of P by A. अगर कॉन्कोर्डेंट केबल प्रोफाइल आपने प्रोवाइड कर दी तो मेरे पूरे सेक्शन में क्या लग रहा होगा? सिर्फ नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा होगा विच इज इक्वल टू P by A. Now in case of the concordant profile, the secondary effect like increase in bending moment due to deflection is zero. ये भी एडवांटेज है. अगर आप कॉन्कोर्डेंट प्रोफाइल की बात कर रहे हो तो सेकेंडरी इफेक्ट जैसे इंक्रीज इन बेंडिंग मोमेंट हुआ ड्यू टू डिफ्लेक्शन, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? जीरो निकल के आ जाएगी. इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो. क्लियर है? सो इन केस ऑफ कॉन्कोर्डेंट प्रोफाइल जो भी सेकेंडरी इफेक्ट है वो जीरो निकल के आ जाएंगे. दैट विल कम आउट टू बी जीरो. क्लियर चीज? अब ये तीसरा कंसेप्ट आ गया हमारा. तीसरे कंसेप्ट की बात करेंगे वो.
क्लियर है? चले तीसरे कंसेप्ट पे। चलो, तो नेक्स्ट ऑफ द कंसेप्ट इज प्रेशर लाइन कंसेप्ट और थ्रस्ट लाइन कंसेप्ट। क्या है ये प्रेशर लाइन कंसेप्ट और थ्रस्ट लाइन कंसेप्ट, इसको भी देख लेते हैं। In any given cross-section of pre-stressed concrete beam, the combined effect of the pre-stressing force and externally applied load results in the distribution of the concrete stresses such that it can be integrated to a single force. अब इतनी बड़ी लाइन अंग्रेजी में क्या बोली मैंने? कोई भी गिवन क्रॉस सेक्शन हो आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम के अंदर, जो कंबाइंड इफेक्ट है हमारे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का और एक्सटर्नली अप्लाइड लोड का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो सिंगल फोर्स के अंदर। तो ये प्रेशर लाइन कंसेप्ट और थ्रस्ट लाइन कंसेप्ट ये बोलता है कि प्री स्ट्रेस बीम के अंदर जो आपकी एक्सटर्नल लोडिंग है और जो आपकी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, आप इसको जोड़ के एक सिंगल फोर्स बना सकते हो। The locus of point of application of this resultant force in any structure is called pressure, thrust और C line. क्लियर है चीज? जो locus of point of application है of this resultant force in any of these structure, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे? इसको हम टेक्निकली बोल देंगे प्रेशर लाइन, थ्रस्ट लाइन और सी लाइन। क्लियर है चीज? क्लियर है? चलो, देखो ये हमारी बीम है। बीम के ऊपर आपको लोडिंग दिखा रखी है, यूडीएल लोडिंग इज बीइंग शोन टू यू। ये जो हमारी एक्चुअल केबल प्रोफाइल है, दिस इज अवर एक्चुअल केबल प्रोफाइल। और ये हमारी पी लाइन और सी लाइन या थ्रस्ट लाइन है। कहने का मतलब है ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। ये रिजल्टेंट फोर्स पास कर रहा है अलग अलग सेक्शन से। रिजल्टेंट फोर्स किसका? प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का और एक्सटर्नल लोडिंग का। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का और एक्सटर्नल लोडिंग का। क्लियर है चीज? नोट कर लो फटाफट। चलो नोट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये प्रोफाइल निकालनी है। आई हैव टू फाइंड दी
हैव टू फाइंड द लोकस, मुझे इसका लोकस निकालना है। कैसे लोकस निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द लोकस, हम उसकी बात करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। देखो ये हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, एसेंट्रिसिटी है, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड है, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को हमने न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट किया, इसकी वजह से हमने मोमेंट लगा दिया पीई, और डेड लोड और लाइव लोड का मोमेंट तो पहले से ही था। टॉप पे हमने स्ट्रेस निकाला, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव, डेड लोड लाइव लोड की वजह से कंप्रेशन, और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से टेंशन। रिजल्टेंट निकाला जैसे पीछे आपने कैलकुलेट किया था, पीछे आपने क्या बोल दिया था, एम माइनस पी को एम डैश बोल दिया था, एम माइनस पी को आपने क्या बोल दिया था, एम डैश बोल दिया था। इस बार आपने क्या कॉमन निकाल लिया, इस बार आपने कॉमन निकाल लिया पी बाय जेड टी, तो इस बार हमने कॉमन क्या निकाल लिया, पी बाय जेड टी कॉमन निकाल लिया। सो हियर यू हैव टेकन कॉमन पी बाय जेड टी। अब पी बाय जेड टी जब कॉमन निकाला, अंदर क्या बना, एम बाय पी माइनस सी, सो एम बाय पी माइनस सी। अब एम बाय पी माइनस सी को आपने असेंट्रिसिटी बोल दिया, अफेक्टिव असेंट्रिसिटी। पिछली बार अफेक्टिव मोमेंट था, इस बार अफेक्टिव असेंट्रिसिटी बोल दिया। ऐसे बॉटम पे निकाला, सेम कहानी, तो पी बाय ए माइनस पी ई डैश बाय जेड बी। ई डैश क्या हमारी अफेक्टिव असेंट्रिसिटी है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हेयर पी ई डैश बाय जेड बी और पी ई डैश बाय जेड टी, दिस इज द इक्विवेलेंट स्ट्रेस ड्यू टू द लोडिंग व्हिच इज अप्लाइड एट एन एसेंट्रिसिटी ई। क्लियर है, और ई डैश की वैल्यू दे रखी है आपको, ई डैश की वैल्यू कितनी है, एम बाई पी माइनस सी। तो पी ई डैश बाय जेड टी क्या है, इट इज इक्विवेलेंट स्ट्रेस, ये हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रेस है ड्यू टू द लोडिंग व्हिच इज अप्लाइड एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ ई डैश, जो आपने अप्लाई किया एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ ई डैश। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। Now m is the moment due to dead load live load at a particular section, e eccentricity है at some concerned section। चलो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, you can say the thrust line can be located by calculating the shift of the existing cable profile location, the shift is equal to m by p towards the centroid line। तो थ्रस्ट लाइन एक तो कैलकुलेट करने का तरीका ये बता दिया आपको मैंने, डायरेक्टली ई डैश बोल दो उसको। दूसरा तरीका ये है, और द सेकंड मेथड अवेलेबल, दूसरा तरीका जो अवेलेबल है वो ये बोलता है, the second method which is available says what, the second method which is available says that the shift of the existing cable profile location, the shift of the existing cable profile location is m by p towards the centroid line। आप सेंट्रॉइड लाइन की तरफ इसको मूव कर सकते हो, सो m by p towards the centroid line, ठीक है, m by p towards the centroid line आपने इसको मूव कर दिया। shift of the c line from the actual cable profile will be equal to what, e dash plus e। जो शिफ्ट निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी ई डैश प्लस ई के बराबर। ये थी हमारी शिफ्ट, ये देखो ये लिखी हुई है शिफ्ट, तो शिफ्ट विल बी इक्वल टू ई डैश प्लस ई। तो ये बात भी समझ में आती है, ई डैश प्लस ई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एम बाई पी, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू एम बाई पी। नाउ ऑल द शिफ्टेड पॉइंट्स व्हेन जॉइंड गिव्स द थ्रस्ट लाइन। अब जितने भी शिफ्टेड पॉइंट्स हैं, जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे, ये आपको क्या दे देगा, थ्रस्ट लाइन दे देगा। तो एक तरीका सी लाइन और पी लाइन को निकालने का ये है, या उसकी लोकस को निकालने का ये है, आप अफेक्टिव एसेंट्रिसिटी निकाल लो विच इज इक्वल टू ई डैश। अब ई डैश पी ई डैश की वजह से टॉप पे आप कंप्रेशन दे रहे हो, इसका मतलब एसेंट्रिसिटी कहाँ पर है, ऊपर ही है, ऑब्वियस सी बात है एसेंट्रिसिटी ऊपर निकल जाएगी, तभी टॉप पे स्ट्रेस कंप्रेसिव है, बॉटम पे स्ट्रेस टेंसाइल है। दूसरा, जो आपकी एक्चुअल शिफ्ट है केबल की प्रोफाइल से पी लाइन की, वो है एम बाई पी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई डैश बाई ई होगा। जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दोगे, आपको क्या मिल जाएगी, थ्रस्ट लाइन मिल जाएगी। इफ केबल प्रोफाइल इज बिलो द सेंट्रोइडल लाइन, सी जो सी लाइन है वो शिफ्ट अपवर्ड कर जाती है। यदि केबल प्रोफाइल इज अबव द सेंट्रोइड लाइन, हमारी सी लाइन कहाँ शिफ्ट कर जाती है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाती है, सी लाइन शिफ्ट्स डाउनवर्ड। ये बात भी समझ में आती है। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हमारा पॉजिटिव होता है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हमारा नेगेटिव होता है, तो ये बात भी समझ में आती है।
पॉजिटिव ई डैश मीन्स पी लाइन इज अबव न्यूट्रल एक्सिस, पीछे बताया था अभी आपको, आई डिस्कस दैट। अगर हमारी ई डैश पॉजिटिव आती है इसका मतलब पी लाइन कहाँ पर है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है। नेगेटिव ई डैश मीन्स पी लाइन कहाँ पर है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है। क्लियर है? द eccentricity ऑफ द केबल लाइन इज पॉजिटिव इफ इट इज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। असेंट्रिसिटी केबल लाइन के हम तब पॉजिटिव लेते हैं जब वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, पर ई डैश को पॉजिटिव तब लेते हैं जब ई डैश को पॉजिटिव तब लेते हैं जब वो कहाँ हो, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हो। नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो मोमेंट है P वो M के बराबर निकल के आ जाए, that is when the effect of the external loading is exactly balanced by the cable profile, then the thrust line will become equal to horizontal, that is equal to CG। तो उस केस में आपकी E डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, जीरो निकल के आ जाएगी। तो थ्रस्ट लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, E डैश जीरो निकल के आ जाएगा। क्लियर है चीज? एंड देयर वुड बी अ कांस्टेंट स्ट्रेस ऑफ P बाय A थ्रू आउट द स्पैन, पूरे स्पैन पे कांस्टेंट स्ट्रेस चलेगी, तो पीछे भी डिस्कस किया था हमने। चले आगे। Now the variation of the thrust line along the span could be found from the following relation, पीछे बताया था E dash की वैल्यू M by P minus E, ये रहा, ये वेरिएशन है हमारे थ्रस्ट लाइन के along the span can be found using this relation, span के along आप ये वेरिएशन निकाल सकते हो थ्रस्ट लाइन की। If M is parabolic and E is constant, the variation of the thrust line is also parabolic। अगर मोमेंट मेरा पैराबोलिक है और मेरी E कांस्टेंट है तो थ्रस्ट लाइन भी कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। If M is parabolic, E is also parabolic, the variation of thrust line will be parabolic provided M by P किसके बराबर नहीं हो, E के बराबर नहीं हो। If M is linear, E is constant, variation of the thrust line will also be linear। तो thrust line है उसकी variation भी linear निकल के आ जाएगी। The concept of finding out the stress using P line concept is called strength concept। पहले वाले concept का नाम stress concept, इस वाले concept का नाम strength concept। और internal resisting couple concept, इसको क्या बोल देते हैं, internal resisting couple concept। कुछ भी बोल दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो सवाल आ गया, इसके ऊपर ये देख लेते हैं। Now, while using P-line concept to find out the stress, external load is not taken into the account because it is already accounted to find E। ध्यान रखना, while using the P-line concept to find out the stress, external load is not considered or not taken into account because it is already accounted for E। On the other hand, while using the load balancing concept,
eccentricity of the cable profile is not taken into the account as it has already been accounted for the external loading. तो जब आप पी लाइन कंसेप्ट यूज करोगे एक्सटर्नल लोड को यूज नहीं करोगे, पर जब आप लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट यूज करोगे तो उस केस में आप असेंट्रिसिटी को अकाउंट नहीं करोगे क्योंकि वो आपने पहले ही एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर अकाउंट कर ली है, दैट यू हैव अकाउंटेड इन द केस ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। तो ये पी लाइन कंसेप्ट और हमारे लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में डिफरेंस था, तो दोनों के डिफरेंसेस आपको मेंशन करके दे दिए। क्लियर है? अब लास्ट में एक नोट लिख के दिया है, द थ्रस्ट लाइन कंसेप्ट लीड्स टू द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग। तो जो आखिरी वाला कंसेप्ट है उसमें कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है? तो द थ्रस्ट लाइन कंसेप्ट लीड्स टू द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है? द चेंज इन द एक्सटर्नल मोमेंट इन द इलास्टिक रेंज ऑफ द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम रिजल्ट्स इन द शिफ्ट ऑफ द प्रेशर लाइन। जैसे ही आप एक्सटर्नल मोमेंट को चेंज करोगे वैसे ही हमारी पी लाइन क्या कर जाएगी? शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर है चीज? क्लियर है? Now this is in contrast to the RCC beam section. With increase in the external moment leads to the corresponding increase in tensile and compressive forces, but change in the lever arm is more or less negligible. Lever arm में कोई change नहीं आता. Next, hence the load carrying mechanism is comprised of constant force with the changing lever arm in the case of pre-stressed concrete. इसका मतलब यहाँ पे जो load carrying mechanism है, it comprised of what? Constant force with a changing lever arm. And is of changing force with a constant lever arm in the case of reinforced concrete. तो pre-stressed concrete के अंदर force constant रहता है, lever arm change होती रहती है, पर हमारा जो आरसीसी सेक्शन है उसके अंदर लीवर आर्म कांस्टेंट होता है, फोर्स चेंज होती रहती है। क्लियर है? हाउएवर इफ अ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज क्रैक्ड, ये बिहेव करेगा किसकी तरह? ये बिहेव करेगा आरसीसी मेंबर की तरह, इट बिहेव्स लाइक एन आरसीसी मेंबर। क्लियर है चीज? चलो सवाल करते हैं, खत्म कहानी। Consider the following statement. In a reinforced concrete member subjected to flexure, externally applied moment is resisted by the internal couple formed by the steel and concrete, and their magnitude vary with the applied moment, while the lever arm of the internal couple remains constant. सही बात है। In the pre-stressed concrete member, the external moment is resisted by an internal coupler, but its lever arm that changes with the loading condition. बिल्कुल सही बात है। And the stress in the steel remains constant. ये बात भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। अभी पीछे बता के आया हूँ। Just now I have discussed this. Both the options are correct. So both the options are correct. चलिए, thank you everyone. बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।